प्यारे परीक्षार्थियों, तो घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन सीरीज है, उसमें हम हड़प्पा चरण पे चल रहे थे और फिर हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैं कुछ और बातें करना चाहता हूँ और फिर प्रश्नों को हल करेंगे। कल जो बात हुई थी, उसमें हमने ये जाना था कि हड़प्पा जो सभ्यता है, वह क्यों महत्वपूर्ण है, उसकी खोज कैसे हुई, उसके नामकरण को लेके क्या स्थिति बनी हुई है और हड़प्पा के जो निर्माता थे वो कौन थे। इसके बाद निर्माता में ही एक आगे की बात आती है, जो पहले जैसे कि आप मान के चलिए कि किसी ने कहा कि आर्य लोग थे इसके निर्माता, किसी ने सुमेरियन सभ्यता वाले लोगों को कहा, किसी ने मिस्र मेसोपोटामिया के सब लोगों को कहा, किसी ने ईरानी बलूची संस्कृतियों को उसका उद्भव बताया। और बाद के उत्खननों से यह स्पष्ट होता है कि इस बहुत बड़े क्षेत्र में यहाँ पे पहले से ही बस्तियां जो ताम्र पाषाण काल की थी, नव पाषाण काल से ताम्र पाषाण काल की थी, उन्हीं में से कुछ का विकास हुआ और उन्हीं लोगों ने इस विशाल सभ्यता को जन्म दिया। तो इनको प्राग हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। यह जो प्राग हड़प्पा संस्कृतियां हैं, उनमें बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं बन के उभरती हैं। इसी संदर्भ में मैं थोड़ा सा आपको बात करना चाहता हूँ। ये उससे पहले मैं थोड़ी जानकारी दे दूं, ये सेंटर फॉर एम्बिशन जो कोचिंग संस्थान है हमारा आगरा स्थित, वो उसका क्या है, ये टेलीग्राम चैनल है, ये फोन नंबर है और ये आपका इसका क्यूआर कोड भी स्कैन करके जुड़ सकते हैं। जो भी सिविल सेवा से संबंधित जानकारी हो, एडमिशन लेना हो, वो सब आप यहाँ से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। प्राक हड़प्पा संस्कृति भी कहा जा सकता है। नव पाषाण काल में आप जानते हैं कि कृषि का विकास हुआ था। कृषि के विकास ने मानव और प्रकृति के संबंध को बदल दिया। वह दाता पाता की भूमिका से उसमें परिवर्तनकारी भूमिका में आ गया और कृषि से उसके लिए खाद्यान्न उपलब्ध हुई, खाद्यान्न की सुलभता, जनसंख्या बढ़ना शुरू हुई और खाद्यान्न की तलाश, अच्छी भूमि की तलाश में इंसान ने बड़ी बड़ी नदियों की घाटियों में रहना शुरू कर दिया। बाढ़ आती थी, उपजाऊ मिट्टी बिछ जाती थी, उसमें वो खेती कर लेते थे, बड़े पैमाने पर खेती होने लगी। इसके साथ ही स्थायी जीवन का आरंभ शुरू हो जाता है और हड़प्पा सभ्यता और पाषाण काल के उसमें नव पाषाण काल के बीच में जो चरण है, एक संक्रमण का चरण है। इस चरण में बहुत सारे ऐसे विकास हुए जिसने हड़प्पा सभ्यता को जन्म दिया। मैंने पहले भी आपको यह बात बताई थी कि नगर का बनना एक बहुत बड़ी घटना है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जब बदलाव होते हैं तब वो नगर की स्थिति में कोई स्थान पहुंच पाता है। तो हड़प्पा सभ्यता जैसे आप ये करिए, नव पाषाण काल से कृषि शुरू हुई, कृषि में मानव श्रम से हो रही है, अभी हल का विकास नहीं हुआ है, अभी तांबे की भी खोज नहीं हुई है, तो अब तांबे की खोज होगी, हल का विकास होगा और आपके खेतों को जोता जाना शुरू होगा। बड़े पैमाने पे क्या होगा, उत्पादन अधिशेष पैदा होगा। जब 10 लोग अनाज 100 लोगों के लिए पैदा करेंगे तो उस अतिरिक्त अनाज का क्या करेंगे। तो ऐसे स्थानों से जहां पे खेती कम होती है, वहां से उन वस्तुओं को मंगवाएंगे जो उनके उपयोग की हो सकते हैं। जैसे तांबा मंगवा सकते हैं, कीमती मन के पत्थर मंगवा सकते हैं, उसके बाद सीपे मंगवा सकते हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियां मंगवा सकते हैं, बहुत सारी चीजें अन्य क्षेत्रों से मंगवाएंगे। इससे इससे क्या होगा कि विकास का नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा, व्यापार का, और यह नेटवर्क बढ़ेगा। फिर बहुत सारी चीजें इस कृषि अधिशेष के बदले में प्राप्त की जाएंगी और इस तरह से नेटवर्क बनेगा। लेकिन इन सब प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए कोई ना कोई एक व्यवस्था, जिसको राजनीतिक व्यवस्था हम कहते हैं, वो उत्पन्न होगी। चाहे उसमें राजा मुख्य भूमिका निभा रहा हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे पुरोहित हो, वर्ग कोई सा भी हो, लेकिन सत्ता का उपभोग वो जरूर कर रहा होगा, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों से अनाज का शहरी केंद्रों में आना संभव हो सके और उनका आयात निर्यात भी संभव हो सके। उसके बाद एक बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको डिस्कस करता जाऊंगा जब हड़प्पा सभ्यता का नगरीकरण पढ़ाऊंगा, फिर आपको सामाजिक स्थिति बताऊंगा, धार्मिक स्थिति बताऊंगा, अर्थव्यवस्था बताऊंगा, तो और भी सब चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। तो अभी हम चल रहे हैं केवल प्राक हड़प्पा चरण पे। तो नव पाषाण युग और विकसित हड़प्पा चरण के बीच संक्रमण का प्रतिनिधित्व करता है। उसमें क्या हुआ, ये संस्कृतियां जो है ताम्र पाषाण काल से संबंधित हैं। ये अपनी मृद भांड विशेषताओं के आधार पर पहचानी जाती हैं और बहुत सारे विस्तृत, सिंध है, बलूचिस्तान है, पंजाब है, अफगानिस्तान है, उन क्षेत्रों में इन संस्कृतियां, आपके राजस्थान है, हरियाणा है, उसमें ये संस्कृतियां फली फूली और उन्हीं का विकास आगे हड़प्पा सभ्यता में देखा गया। मृद भांडों के आधार पर इन संस्कृतियों को क्वेटा, कुल्ली,
आमरी नाल या आमरी भी कहा जाता है, कभी नाल अलग से कह देते हैं। झोब संस्कृति, सोथी संस्कृति आदि ये क्षेत्रीय संस्कृतियों में विभाजित किया जाता है। इन संस्कृतियों से विकसित हड़प्पा संस्कृति की अनेक विशेषताएं प्राप्त होती हैं, जैसे रक्षा प्राचीर, भवन निर्माण में पकी ईंटों का प्रयोग, मृदभांड अलंकरण, उद्योग धंधे, परिवहन, लिपि, मातृदेवी की पूजा आदि। एक एग्जाम्पल है जैसे कोट दीजी है, कालीबंगा, रहमान डेरी, तरकाई किला, बनावली से रक्षा प्राचीर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी कि यह ताम्र पाषाणिक स्थिति में होने के बाद भी बड़ी बस्तियां थी और इनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा प्राचीर बनाई गई थी। ठीक है, उसके बाद ये जो मैंने इनको बताया है कि कौन सी संस्कृति कहाँ पे थी, तो बलूचिस्तान क्षेत्र जो पाकिस्तान का है बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है प्रारंभिक काल से ही। तो वहां पे झोब संस्कृति, लोरलाई संस्कृति, क्वेटा संस्कृति और कुल्ली संस्कृति। सिंध क्षेत्र में आमरी नाल संस्कृति और कोट दीजी संस्कृति। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के गोमल घाटी है, गोमल घाटी में रहमान ढेरी है, बन्नू घाटी में तरकाई किला है और पंजाब क्षेत्र में सरायखोला जलीलपुर। ये पाकिस्तान के प्रमुख हड़प्पा से पूर्व हड़प्पा कालीन स्थान हैं। उसके बाद भारत के प्राक हड़प्पा स्थल कौन कौन से हैं? राजस्थान में देखिए कालीबंगा है, कालीबंगा और सोथी संस्कृति के लिए जाना ही जाता है। कालीबंगा हड़प्पा काल का भी और हड़प्पा से पहले का भी है। उसमें जो जुता हुआ खेत मिला है जिसमें एक साथ 2 फसलें बोने के भी प्रमाण मिले हैं, वह पूर्व हड़प्पा काल का है। उसके बाद हरियाणा में बहुत सारे स्थान है, हरियाणा में बड़े पैमाने पर खुदाई भी चल रही है और हरियाणा से बहुत सारी नई नई जानकारियां निकल के आ रही हैं। कुणाल है, बनावली है, राखीगढ़ी है, सिसवाल है, बालू पूछा गया है, भिर्राना पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पंजाब में रोहिल है, गुजरात में पाडरी है, कुंतासी, धौलावीरा। तो पाडरी है, ये भी पूछा गया, कुंतासी पूछा गया, धौलावीरा पूछा गया है। मैंने जब इस हड़प्पा सभ्यता वाले टॉपिक के जब घटना चक्र को स्टडी किया तो उसमें 2 तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। एक तो स्थान, वो वर्तमान में कहाँ है, और दूसरा यानी स्थान संबंधी। दूसरा, कौन सी प्रमुख वस्तु कहाँ से प्राप्त की गई है। निश्चित तौर पे बहुत सारे स्थान है हड़प्पा सभ्यता के, लगभग आपको 20, 25, 30 याद करने पड़ेंगे। उसके बाद जो वस्तुएं मिली हैं वो भी बहुत सारी हैं और उसमें से महत्वपूर्ण 15-20 तो आपको याद ही करनी पड़ेंगी। तो यह बात हमेशा ध्यान रखिए कि मंजिलें कभी आसान नहीं होती, हर मंजिल की राह में कांटे बिछे होते हैं। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अगर मंजिल को प्राप्त करना है तो मंजिल को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कांटों से भी जूझना पड़ेगा, कंकड़ पत्थरों से भी जूझना पड़ेगा, तभी सफलता मिल पाएगी। तो याद करिए और मेमोरी में रखिए अच्छी तरह से। तो ये आपने देखा कि प्राक हड़प्पा चरण है। उसके बाद बड़े पैमाने पर सब कुछ होने लगता है, व्यापार होने लगता है, लोग एक जगह शिल्प विशेषीकरण होने लगता है, एक ही स्थान पर एक ही तरह के शिल्प बनाने वाले लोगों की अधिकता होने लगती है। धीरे धीरे करके उस क्षेत्र के सभी जो अधिकांश जनसंख्या है वह उस शिल्प से जुड़ जाती है और जैसे ही 75%, 80% लोग गैर कृषि कार्य से जुड़ जाते हैं वह नगर की श्रेणी में आ जाता है। ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है, लिपि का विकास हो जाता है, तो इस तरह से नगर बनते हैं। तो अब हम प्रश्न थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो प्रश्न हो गए आपके पहले के। अब चलते हैं, थोड़ा सा हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन के बारे में। तो उसी से संबंधित मैंने कुछ प्रश्न लिए हुए हैं। जैसे सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित बारे में निम्न कौन सा कथन असत्य है। प्रश्न करते समय सबसे ध्यान रखिए, असत्य है, सत्य नहीं है, तो सबसे पहले उसको बोला करिए, जिससे कि आपको यह याद रहे कि हमें प्रश्न क्या करना है। 2-4 क्वेश्चन तो लोग इस वजह से गलत कर लेते हैं कि हमने नहीं पढ़ पाया या असत्य ना पढ़ पाया। उस वजह से क्या हो जाता है, वो जो ह्यूमन एरर से 10-5 क्वेश्चन गलत होते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है और होने और ना होने में इतना ही अंतर होता है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृदेवी की उपासना की जाती थी और लोहे से परिचित थे। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है। सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का प्रयोग किया गया था। मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे। मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर की होती थीं। तो ये 2 क्वेश्चन हैं और भी कुछ क्वेश्चन मैंने नगरीय चरण उससे लिए हैं, नगर नियोजन से। अपने सिंधु घाटी जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योग धंधों के लिए। ठीक है।
एक क्वेश्चन और है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोग सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। नियोजित शहरों का विकास। हड़प्पा के लोग धातुओं का उपयोग को पता नहीं था। तो इस तरह के मैंने 4-5 क्वेश्चन लिए हैं। तो मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूं किसके बारे में, हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। तो आप यह अच्छी तरह जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो क्या इसका मतलब यह है कि उसके अधिकांश स्थल नगरीय चरण को प्राप्त कर चुके थे, नगर की स्थिति में आ चुके थे? ऐसा नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के मात्र 9 या 10 स्थल ऐसे हैं जिनको नगर की संज्ञा दी जाती है, जिसमें आपका सबसे बड़ा स्थल है आपका नगर, हम नगर नियोजन की बात कर रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता। तो 9 या 10 स्थान मैंने बताए, उसमें देखिए सबसे पहला है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है हड़प्पा, कालीबंगा, गनेरी वाला, आपका चन्मुदड़ो, लोथल, कोटदीजी, और बीताथल हो बनावली और खिराना। तो ये 9-10 स्थान है जिनको नगर कहा गया है, नगर श्रेणी में आते हैं। तो इसमें देखिए हड़प्पा सभ्यता को सबसे बड़ा उत्खनन स्थल अभी तक जो प्राप्त हुआ है वो है नंबर 1 पे, कौन सा है? राखीगढ़ी। ये 530 हेक्टेयर में फैला हुआ है। उसके बाद मोहनजोदड़ो है, 300 हेक्टेयर में है। ये 150 हेक्टेयर में है। उसके बाद ये छोटी बस्तियां हैं जो 80 हेक्टेयर 100 हेक्टेयर उसके आसपास की बस्तियां हैं। धौलावीरा भी एक इसमें महत्वपूर्ण स्थान रह गया है, धौलावीरा। ये आपका 100 हेक्टेयर में है। तो ये 10 स्थान, 10-11 स्थान है जिनको नगर की श्रेणी में रखा जाता है। अब हम चलते हैं इसकी विशेषताओं पर। तो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं उनका विभाजन किस तरह से है? इसमें 4 तरह के नगर पाए गए हैं। एक तो राजधानी नगर इनको बोला जाता है, एक व्यापारिक या बंदरगाह नगर है, तीसरे जो चौकियां होती हैं, सीमांत चौकियां, 4 तरह की बस्तियां पाई गई, और चौथे तरह के हैं गांव। ठीक है, तो इस तरह, तो जो नगरों की पहली विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि नगर का निर्माण करने से पहले उस पूरे क्षेत्र का डिजाइन बनाया गया, उस पर नियोजित तरीके से क्या क्या कहाँ कहाँ बनेगा, तो पूरा नगर प्लानिंग की गई थी, सिटी प्लानिंग की गई थी। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए कि पूरे नगर का पहले खाका बनाया गया, उसके बाद उस पर नगरों का निर्माण, इमारतों का निर्माण किया गया, नालियों का निर्माण किया गया, सब चीजों का निर्माण बाद में किया गया, पहले उसका एक खाका बनाया गया था। तो उसमें देखिए तो प्रायः जो इसका एक उचला टीला होता था, इसको पश्चिमी टीला भी कहा जाता है, कभी आपका उसको गढ़ी क्षेत्र भी कहा जाता है, कभी विशिष्ट क्षेत्र भी कहा जाता है। एक तो होता था वो, यानी शहर 2 भाग होते थे, एक होता था दुर्ग क्षेत्र
इसे पश्चिमी टीला भी कहा गया है। और दूसरा होता था सामान्य या निचला नगर। निचला है, ये ऊंचा है। आप इस बात से अनुमान लगाइए कि मोहनजोदड़ो का जो टीला है, जिस पर पूरा जो दुर्ग क्षेत्र बनाया गया है, वह कृत्रिम चबूतरे पर बना हुआ है। और उस कृत्रिम चबूतरे पर अगर आज के अनुमान से जो इतिहासकारों ने जो हिसाब लगाया है, 40 लाख मानव श्रम की आवश्यकता पड़ेगी। 40 लाख मानव दिवस। यानी कि उसको जितनी मिट्टी उस पर डाली गई है, उसके लिए केवल मिट्टी डालने के लिए 40 लाख मानव दिवस चाहिए। इतने बड़े पैमाने पर उसको मिट्टी डाली गई है। उसके बाद निर्माण कार्य तो बहुत बाद की बात है। तो जनरली क्या होता था, दो भागों में बटा होता था दुर्ग क्षेत्र, जिसमें प्राय आप जो विशिष्ट वर्ग रहता था वो है, वहां पे कुछ विशिष्ट इमारतें भी मिलने को, जैसे मोहनजोदड़ो को ले लीजिए, वहां महास्नानागार इसी क्षेत्र में मिला है, पुरोहित आवास मिला हुआ है, महाविद्यालय मिला हुआ है, कहा जाता है, ऐसा अनुमान है इतिहासकारों का। महाविद्यालय स्तंभ वाला भवन मिला हुआ है, और बहुत सारी इमारतें वहां पाई गई हैं। इसके बाद ऐसा आवश्यक नहीं है कि हमेशा यही स्थिति पाई गई हो। कुछ नगर ऐसे भी हैं जिनमें इस तरह का विभाजन नहीं है, वो पूरा ही एक ही क्षेत्र में बसा हुआ है। जैसे आपका लोथल है, लोथल में गढ़ी क्षेत्र और सामान्य क्षेत्र एक ही साथ में है, और दोनों एक साथ ही प्राचीर से घिरे हुए हैं। तो इस तरह का भी है। मोहनजोदड़ो का जो दुर्ग क्षेत्र है, वो जो सामान्य निवास क्षेत्र, उसके बीच में सिंधु की एक धारा भी बहती हुई बहा करती थी, यह भी एक वो है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता बहुत विस्तृत पैमाने पर फैली हुई थी, और उसमें स्थान की विशेषता के कारण कुछ नगरीकरण विशेषताएं अलग भी हो जाती हैं। तो उसके बाद प्राय दो भागों में बटा होता था। उसके बाद उसमें जो मुख्य सड़कों का निर्माण किया गया था, जिसको ऑक्सफोर्ड सर्कल कहा जाता है। प्राय सड़कें जो है वो एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी, प्राय काटा करती थी, हमेशा नहीं काटती थी। कुछ कोण जरूरी नहीं कि समकोण ही बने, लेकिन चौराहा जरूर बनते थे। तो इस तरह सड़कों की व्यवस्था की गई थी। सड़कों पर मिट्टी डाल के पीट के उसको पक्का करने का इस तरह का प्रयास किए जाते थे, हालांकि उस पर कंकड़ पत्थर और वो सब डाबर वगैरह नहीं डाली जाती थी। तो सड़कों की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। इसमें जो मुख्य सड़कें हुआ करती थी, मोहनजोदड़ो के जो सामान्य क्षेत्र है, उसको जिसको राजपथ कहा गया है, वो 10 मीटर चौड़ी है। 10 चौड़ी मतलब लगभग 30 फीट के आसपास चौड़ी सड़क मिली। तो इस तरह बहुत अच्छी सड़कों की व्यवस्था थी। अब नालियों की, जो जिसके लिए सबसे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता जानी जाती है, वो है उसकी नालियों की व्यवस्था। बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी। प्राय सब घरों में शौचालय बने होते थे, स्नान घर बने हुए होते थे। और वो जो छोटी नाली घर से निकलती थी, वो बड़ी की गली की बड़ी नाली में मिल जाया करती, और बड़ी नालियां जो है वो नालों में जाके मिल जाया करती थी। नालियों की समय समय पर सफाई होती थी। उनके लिए सफाई के लिए बीच बीच में मैन होल भी बनाए गए थे नालियों के, और उनको नालियों को बड़े पत्थरों से और पकी पक्की पकी पट्टियों से, मिट्टी की पट्टियों से भी ढका गया था। तो नालियों की विशेषता के लिए जो जल निकास प्रणाली है, उसके लिए हड़प्पा सभ्यता बहुत ज्यादा पहचानी जाती है, मुख्य विशेषताओं में आती है। हालांकि कालीबंगा इसका अपवाद है। कालीबंगा में इस तरह की सुव्यवस्थित प्रणाली नहीं देखी जाती है, इसीलिए उसको एक दीनहीन बस्ती भी कहा गया है। और नगर नियोजन में जो मकान है, जैसे कि आज भी आप पुराने घरों में या गांव में देखेंगे कि आंगन बीच में होता है, वो चारों तरफ, तीन तरफ कमरे वगैरह, चारों तरफ कमरे बने होते हैं, और मेन गेट होता है। मेन गेट दीवार के सहारे होता है, ना कि घर के बीचा बीच में। तो इस तरह का एक नक्शा हो जाता था। जैसे ये आंगन हो गया, और इस तरफ ये एंट्री हो गई, यहाँ से ये इस तरह, और यहाँ पे एक दीवार टाइप की होती है, जिससे घर के अंदर क्या हो रहा है वो दिखाई ना दे। फिर यहाँ पे कमरे, आंगन वगैरह, ये दलान, जिसको दलान बोलते हैं, उस तरह से बने होते थे। तो इस तरह का थोड़ा सा उनका घर होता था। ऊपर जाने के लिए भी 2 मंजिले मकान भी पाए गए हैं, मतलब वो खुदाई में तो नहीं मिले क्योंकि टूट चुके हैं, लेकिन उन पर जाने के लिए सीढ़ियां मिली हैं। तो 2 मंजिले ही मकान बने होते थे। कुछ मकान बड़े भी हैं, कुछ छोटे भी हैं, जैसी सामाजिक भिन्नता दिखाई देती है। इसके बाद इन्होंने क्या है,
उपयोगिता पे बहुत ज़्यादा बल दिया है। घरों में उस तरह की बहुत सारी सजावट की प्रक्रियाएँ, खिड़कियाँ नहीं पाई गई हैं, बहुत कम खिड़कियाँ पाई गई हैं। खिड़कियाँ भी ऊपरी हिस्से में लगी हुई हैं। तो इन्होंने एक जो मतलब छुपा हुआ जिसको कम से कम लोगों की नज़र में आना, उस तरह का व्यवस्था है। नीचे तल पे प्रायः खिड़कियाँ मिलती ही नहीं हैं। तो इस तरह का उनका घर की बनावट है। तो ये नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता हैं। इसके अलावा नगर नियोजन में जो ईंटें हैं, कुएँ बने हुए हैं, धौलावीरा जो क्या है आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो तो कुओं का शहर ही कहा है इतिहासकारों ने, वहाँ लगभग हर घर में कुएँ बने हुए हैं। तो कुएँ बने थे और आपका महास्नानागार मोहनजोदड़ो का था ही, जिसमें उत्तर दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, बहुत बड़ी संरचना भी है, 55 बाई 33 मीटर के क्षेत्र में वो पूरा बना हुआ है और उसमें तालाब है वो भी 15 7 बाई 7 3 2 15 मीटर के आसपास का बना हुआ है। तो बहुत सारी सार्वजनिक इमारतें उस तरह की नगर नियोजन में बनाई गई हैं। नगर नियोजन में अगर सड़कें हैं, नालियां हैं, कुएं हैं और ये सब आपका मिलता है। तो अब क्या है, अब देखते हैं, प्रश्न देख लेते हैं। नगर नियोजन समझने के बाद हम क्या करते हैं, प्रश्न देख। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही बात है। व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था, सही बात है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल सही बात है। लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है और ये होता है टीटी के, तांबा और ये टिन। टीटी के ये हो गया कांसा। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है, नहीं बताना है। सभी तरह के निर्माण के लिए एक आकार की ईंटों का प्रयोग किया गया था, एक आकार की ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था। जैसे जो उनकी जो मकान बनाने के लिए ईंटें हैं वो 2/4/1 के अनुपात में बनी हुई हैं, लेकिन जो कोने हैं, कोनों पे बनाने के लिए एल आकार की ईंटें भी मिलती हैं और वक्राकार ईंटें भी कहां से मिली है, वक्राकार चन्हूदड़ों से। तो एक ही आकार प्रकार की ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है, कुछ बड़ी ईंटों का भी प्रयोग किया गया है। कच्ची ईंटों का प्रयोग मुख्यतः रक्षा प्राचीरों में किया गया है, बीच के क्षेत्र में भरने के लिए, और आसपास पकी ईंटों का प्रयोग किया गया है। जो नालियां ढकने के लिए है, उनके लिए उन्होंने बड़े मिट्टी की पट्टियां बनाई हैं। मुख्यतः सभी घर एक मंजिले ही बनाए जाते थे और मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी। मुख्य सड़क 10 मीटर चौड़ी होती थी, सही बात है ये। तो आपका तीसरा सही है, सही नहीं है, नहीं बताना है। तो एक इसमें से ये 1 और 3, 1 और 2 ये होगा। मुख्यतः सभी घर एक ही मंजिला बनाए जाते थे, सही। अवशेषों में आधा क्या सही नहीं है, तो यही आपका आंसर होगा, ये वाला। एक तो ये हो गया, ईंटों का प्रयोग किया था अलग अलग, सभी घर मुख्यतः सभी घर एक ही मंजिल बनाए जाते थे, मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी। तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी। तो 3 ये सही है, ये भी सही है और ये है। सिंधु घाटी जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, जानी जाती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लिए जानी जाती है, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए जानी जाती है, अपने उद्योगों के लिए जानी जाती है। सब सही है। विचार कीजिए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोहन, कालीबंगा और रोपड़ सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल है, बिल्कुल सही बात है। सड़कों नालियों के जाल के साथ नियोजित विकास किया गया था, सही बात है। हड़प्पा के लोग धातुओं का उपयोग पता नहीं था, धातुओं का उपयोग पता था। वह तांबा, सोना, टिन, चांदी, इन धातुओं को जानते थे। तो कोर्स से सही चुनना है, पहला दूसरा दोनों सही है। अब ये जो मैंने बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले, ये बताया था कि हड़प्पा सभ्यता से अधिकांश जो प्रश्न मैंने घटना चक्र में दिए हुए हैं, उसमें बहुत सारे स्थल कौन से हैं, वो स्थल और वर्तमान स्थान की उनकी जो स्थिति है, लोकेशन है, उसको लेके पूछे गए हैं। तो इस तरह से आप एक चार्ट बना सकते हैं जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहे। मुख्यतः 25-30 नगरों का, स्थानों का आपको तो निश्चित तौर पर बनाना ही चाहिए और खासतौर से उन स्थानों का अवश्य करिए, एक तो जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं।
दूसरा, जो नवीन स्थल खोजे गए हैं, जो समाचार पत्रों में अभी कुछ साल, 1.5 साल, 2 साल में कुछ नवीन स्थल और बताए गए हैं, तो उनको जरूर करिए। अब मैं थोड़ा सा आपको एक झलक दे देता हूँ इन चीजों के बारे में। देखिए, रावी नदी के किनारे कौन सा, हड़प्पा। 1921 में इसकी उत्खनन खोज हुई थी, दयाराम साहनी ने की थी। यह मांटू गोमरी पंजाब में है। आप एक काम कर सकते हैं, इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने काफी 2 स्लाइड बनाई है इसके लिए, एक ये है और एक ये है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसमें जो भी अन्य नाम अगर आपको जोड़ने की आवश्यकता लगे तो उनको भी आप अपनी तरफ से जोड़ लीजिएगा। ठीक है। तो रावी है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, सिंधु नदी के किनारे है। 1922 में राखल दास बनर्जी, लड़काना जिला पंजाब, सॉरी लड़काना क्षेत्र है, सिंध जिला सिंध प्रांत के पाकिस्तान। सुस्तान इंडोर दास नदी के किनारे है, ऑरेल स्टाइन ने खोज की थी, ये बलूचिस्तान क्षेत्र में है। आपका चन्हू दड़ो है, मैंने आपको जो पहली स्लाइड में जो स्थान बताए थे वो ही स्थान इसमें डिटेल में बताए गए हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ मैंने स्थान बताए थे, यहाँ पे उसके उत्खननकर्ता या खोजकर्ता का भी नाम दिया हुआ है। चन्हू दड़ो याद करने के लिए थोड़ा सा अगर कोड बना लें तो अच्छा रहेगा, जैसे चन्हू मजूम, सुस्टाइन, चन्हू मजूम, मजूमदार, इस तरह से बना सकते हैं थोड़े बहुत। जैसे ये है बनाविष्ट, बनावली का काफी पूछा गया है, बनाविष्ट। तो इस तरह के कुछ कोड बना सकते हैं आप अगर आपको लगे तो। सिंधु चन्हूदड़ो मजूमदार, झोप घाटी डाबरकोट 1935 अर्नेस्ट मैके बलूचिस्तान में है। कोट दीजी खोज है धुर्रे ने की थी, सिंध के क्षेत्र में पाकिस्तान। सतलज रोपड़ नदी के रोपड़ है, सतलज नदी के किनारे है, बीवी लाल ने इसकी खोज की थी, पंजाब प्रांत भारत में है। राखी गढ़ी है घग्गर, जो प्राचीन सरस्वती नदी का क्षेत्र है उसमें है घग्गर। ये राखी गढ़ी बनावली दोनों घग्गर में है। 1969 73 सूरजभान जींद। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, राखी गढ़ी जो हरियाणा के स्थान है उसमें जिले का नाम पूछ लिया गया था, तो जींद है, हिसार है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। राखी गढ़ी कहाँ पे है, जींद जिले में है। और सूरजभान ने खोज की थी, बनावली कहाँ है, हिसार जिले में है। ये धौलावीरा जो है ये मनहर और मानसेहरा 2 नदियों के बीच में है, एक तरह से संगम तट पे बसा हुआ है। और खदिर बेट, खदिर द्वीप इसको मैं अलग से बताऊंगा, खदिर या खादिर द्वीप है, वहां पे है। उसके बाद देसलपुर है, लोथल बहुत महत्वपूर्ण है, भोगवा नदी के किनारे है। रंगनाथ राव, लो राव इसको याद कर सकते हैं, लो राव, रंगनाथ राव, अहमदाबाद गुजरात। जगपति जोशी, सुरकोटा, रंगपुर, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, बहुत महत्वपूर्ण है और हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार को बताता है। उसके बाद रंगपुर है मादर नदी के किनारे, 1931 से भी रंगनाथ राव है, अहमदाबाद गुजरात। हिंडन नदी आलमगीरपुर, ये अच्छा इसी में दे दिया दोबारा, चलिए ठीक है। कालीबंगा है, काली घोष इसको याद कर लीजिएगा, काली घोष 5-7 याद कर लीजिए, ऐसे करके कुछ कोड बना के तो बड़ी आसानी से प्रश्न हो जाता है। काली घोष, अमलानंद घोष, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। प्रवरा दैमाबाद, प्रवरा नदी के किनारे है और दैमाबाद मैंने बता दिया दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिण की सीमा है। सादी को, सुत्का को, बालाकोट, आमरी, आमरी पूछा गया है। मजूमदार सिंध पाकिस्तान। सतलज बाड़ा संगोल भी पूछा गया है, सतलज नदी के किनारे। मिताथल पूछा गया है, सूरजभान हरियाणा। कुणाल भी पूछा गया है, संघोल पंजाब में है और आपका मिताथल हरियाणा में है। और ये आपका कुणाल जो है वो हिसार जिले में है। ताप्ती, मालवन, मांडा पूछा गया है, कश्मीर वाला जो उत्तरी सीमा को बताता है। चिनाब है और कहाँ है, अखनूर सेक्टर जम्मू में। मांडी कुंतासी पूछा गया है, मांडी, हुलास, रोजदी, अल्लादीनो, भगत राव। बहुत सारे स्थान इसमें से
पूछे जा चुके हैं, और अगर कोई स्थान छूट गया हो तो आप अपनी तरफ से उसको अवश्य जोड़ लीजिएगा कि इस तरह के प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। टफ हो जाता है, मिलान करने के लिए हो जाता है, इतना याद करना मुश्किल होता है, इतने स्थान होते हैं, तो कुछ स्थानों के कोड बना लीजिएगा जिससे कि बहुत आसानी से उसको आप हल कर पाएँ। अब थोड़ा सा इसी तरह के प्रश्न देख लेते हैं। सूची मिलानी है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, ठीक है। प्रतिष्ठान पैठन, जिसको ये है गोदावरी है, हड़प्पा से ही मिल जाएगा, एक का दूसरा हो जाएगा, ठीक है। हस्तिनापुर, ए का दूसरा, सॉरी, ए का दूसरा ये है, तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। कभी कभी ये जरूरी नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थानों को ही मिलवाए, अन्य चरण भी हैं इतिहास के, उनसे भी मैचिंग करवा सकता है, जिसमें आपको ये देख रहे हैं कि ये वैदिक काल के भी हैं, कुछ नागार्जुन कोंडा वगैरह आपके पाषाण काल से भी जुड़े हुए हैं। वर्तमान समय में प्रतिष्ठान पैटर्न जो है वो मुख्यतः फेमस है अपने किसके लिए, मौर्योत्तर काल के लिए फेमस है। हड़प्पा फिर वही रावी नदी के किनारे, कालीबंगा, काली घोष, सॉरी, काली, ये आपका कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे हो गया, रोपड़ सतलज नदी के किनारे हो गया, तो आप इसको मैच कर सकते हैं। उसके बाद आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, सही है। लोथल गुजरात में है, कालीबंगा ये राजस्थान में है, ठीक। ये रोपड़ पंजाब में ही है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? देखिए, कालीबंगा राजस्थान में हो गया, लोथल गुजरात में हो गया, और ये हुलास और ये सहारनपुर में है, और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, तो ये दोनों उत्तर प्रदेश में, 3 और 4, तो इसका 3 और 4 यहाँ पे छुपा हुआ है। कौन हड़प्पा कालीन गुजरात में है, लोथल है गुजरात में, और राखीगढ़ी है। कालीबंगा डाबरकोट सिंध क्षेत्र में है, और आपका कालीबंगा राजस्थान में है, तो इसका आंसर ऊपर में से एक से अधिक होगा। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित पुरातत्व स्थलों में से कौन आज के उत्तर प्रदेश में है? ये पूछा गया है, नवीन कुछ साल पहले ही इसमें उत्खनन ज्यादा हुआ, तो मांडी भी लिखा मिलता है, मंडी ना मिलके मांडी भी मिलता है, क्योंकि मंडी एक जगह हिमाचल प्रदेश में भी है। राखीगढ़ी आपका गुजरात में है, हुलास यूपी में है, और एक और 3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इस तरह आप मैंने कुछ ही क्वेश्चन इसमें दिए हुए थे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 30-35 क्वेश्चन जो हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, वो इसी तरह के स्थानों से जुड़े हुए हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन क्या है, वो नदी के नाम पूछे गए हैं, फिर स्थान पूछे गए हैं, तो इस तरह के प्रश्न हैं। अभी और जो ज्यादा प्रश्न हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, आपके क्या किस जगह कौन सी वस्तु प्राप्त हुई है। इसके बाद नगर नियोजन के बाद थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं आपको समाज के बारे में बात करते हैं। हड़प्पा कालीन समाज, तो नगर आप देखते हैं कि नगरीय व्यवस्था में समाज में बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं, एक बहुत विविधता युक्त समाज होता है। क्यों? क्योंकि एक नगर में विभिन्न आसपास के गांव से लेकर दूसरे नगरों के दूसरे स्थानों के लोग आके बसे हुए होते हैं। चाहे आप दिल्ली ले लीजिए, दिल्ली, अगर आप दिल्ली एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, तो आज दिल्ली में आपको दुनिया भर का आदमी मिल जाएगा। कोई अमेरिका से भी हो सकता है, कोई यूरोप के क्षेत्र से भी हो सकता है, अफ्रीका के क्षेत्र के भी लोग आपको दिल्ली में मिल सकते हैं। उसके बाद पूरे इंडिया के कोई ना कोई दिल्ली में, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरल हो, कर्नाटक हो, आपका नॉर्थ ईस्ट के हों, सब जगह से कोई ना कोई दिल्ली में मिल जाएगा। उनकी विविधताएं अलग होती हैं, उनके सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताएं अलग होती हैं, तो बहुत सारी विविधता हमें शहर में दिखाई देती है। तो इसी तरह अगर हम समाज की बात करें तो कम से कम 4 नृजातीय टाइप के लोग मिलते हैं, जिसमें कौन कौन से, एक है आर्ध ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, अल्पाइन,
मंगोलायड और भूमध्य सागरीय। सबसे ज्यादा संख्या भूमध्य सागरीय की मानी गई है और मोहनजोदड़ो में खास तौर से भूमध्य सागरीय लोग ही ज्यादा थे। इसके बाद निग्रोटो प्रजाति नहीं मिली है। ये क्वेश्चन पूछा गया कौन सी प्रजाति नहीं पाई गई है। निग्रोटो, निग्रोटो मतलब नो, निग्रोटो में नहीं भी लिख सकते हैं आप, निग्रोटो प्रजाति नहीं पाई गई है। तो आप ये देख रहे हैं, ये तो अलग अलग क्षेत्र से लोग आके बसे हुए हैं, वो अलग अलग निर्जातीय वंश मानव वंश परंपराओं से जुड़े हुए हैं। अब इसके बाद अगर समाज की हम बात करें तो समाज मुख्यतः क्या है, समाज का अलग अलग विभाजन किया गया है। भारतीय समाज को जनरली किस तरह से देखा गया है, 4 वर्ण आधारित समाज बताया गया है। तो समाज में अगर आप देखेंगे तो सबसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो आप यह देख जान रहे हैं कि अगर हम एक पुरोहित टाइप का समाज या ब्राह्मण कह लीजिए उसको, ठीक है, उसको या पुजारी टाइप से कह लीजिए, यानी एक ऐसा वर्ग जो इंसान और भगवान के बीच में होने का दावा करता है, जो धार्मिक क्रियाएं करता है, जो तंत्र मंत्र जादू टोने उससे भी जुड़े हुए इस तरह के लोग होते हैं, धार्मिक चीजों से जुड़े हुए होते हैं। तो कालीबंगा हो चाहे लोथल हो, वहां से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। ब्राह्मण अध्यापन का भी कार्य करते हैं। तो लिपि देखिए आपको मिली हुई है, लिपि कोई ना कोई तो, जब इतने समय तक सभ्यता विद्यमान रही तो कोई ना कोई तो पढ़ाने लिखाने वाला अवश्य होगा जिससे लिपि उसको समझी होगी। तो अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। पुरोहित वाली जो मूर्ति है वो ही कहा जाता है कि वो पुरोहित है। और प्राचीन बहुत सारी सभ्यताओं में प्रायः धार्मिक वर्ग को ही राजनीतिक सत्ता को नियंत्रित करते और खुद ही राजनीतिक संचालक के तौर पे बहुत सारी सभ्यताओं में देखा गया है। तो पुरोहित वर्ग आपको निश्चित तौर पे वहां पे आप देख सकते हैं। तो दूसरा पुरोहित के बाद है क्षत्रिय वर्ग है, जो सुरक्षा व्यवस्था। अब जब नगरों की सुरक्षा के लिए बड़ी बड़ी प्राचीरें बनाई गई थी तो दिन और रात में सुरक्षा के लिए एक ऐसा वर्ग या ऐसे लोग अवश्य होंगे जो सुरक्षा व्यवस्था को देखा करते होंगे। ऐसा नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता बिल्कुल ही आक्रमणों से बची हुई थी। कोई ना छोटी मोटी प्रजातियां, डाकू डकैत इस तरह के लोग अवश्य रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि इनसे समाज मुक्त रहा हो। तो उस सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी इस तरह का कोई ना कोई वर्ग अवश्य रहा होगा। इसके बाद आपका वैश्य, वैश्य वर्ग, ये तो हड़प्पा में शायद सबसे ज्यादा जो नगरों में बसा हुआ था वो इन्हीं की देन है। वाणिज्य व्यापार हो, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से, जो मिस्र मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से व्यापार कर रहे थे, बहुत बड़े पैमाने पर एक बहुत ही शक्तिशाली मध्यम वर्ग अवश्य, व्यापारी वर्ग अवश्य रहा होगा। और बहुत सारे इसीलिए विद्वानों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वहां की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो व्यापारी वर्ग के हाथ में थी। तो वैश्य वर्ग बहुत बड़े पैमाने पर रहा होगा। उसके बाद आपका शूद्र, जिसको कहते हैं, शूद्र ना कह के हम आज इसको श्रमिक कह सकते हैं और दास कह सकते हैं। तो मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया था कि हड़प्पा जो मोहनजोदड़ो का जो पश्चिमी टीला है उसको सिर्फ मिट्टी उतनी डालने के लिए लगभग 40 लाख मानव श्रम दिवसों की जरूरत पड़ेगी। तो निश्चित तौर पे हड़प्पा सभ्यता का बहुत बड़ा कौन सा वर्ग था, श्रमिक वर्ग था। हो सकता है वो दास आधारित भी समाज रहा हो जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर दासों से काम किया कराया जाता हो। क्यों? क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी आपकी सुरक्षा प्राचीरें 8-8 9-9 मीटर, कोई 17-18 मीटर तक सुरक्षा दीवार जो उनकी बनी हुई है वो चौड़ी है। इसके बाद बड़ी बड़े, जैसे मोहनजोदड़ो में महास्तंभ आवास है, धौलावीरा में बहुत सारा पत्थरों का काम हुआ है। बड़े बड़े तालाब बनाए गए हैं, धौलावीरा में 16-17-18 तालाब मिलते हैं। तो एक बहुत बड़ा निर्माण कार्य जो है वो नगरीय क्षेत्रों में किया गया है। तो बिना मजदूर श्रमिक वर्ग के ऐसा संभव ही नहीं है, चनाई वाले भी रहे होंगे। तो और एक वर्ग और रहा होगा, कौन सा? वो है आपका दस्तकार, हस्तशिल्प वाले, शिल्पी वर्ग।
तो एक बहुत बड़े पैमाने पर शिल्पी वर्ग भी रहा होगा, जो बहुत आपके कपड़े बुनने का काम है, मृदभांड बनाने का काम है, सीपियों का काम है, 25 तरह के वहाँ पे जो काम हुआ करते थे। मनके बनाने का है, हाथी दांत का काम है और जड़ी बूटियां हैं, बहुत सारा एक काम वहाँ पे। तो एक बहुत बड़ा श्रमिक दास या दस्तकार वर्ग वहाँ पे उपस्थित अवश्य रहा होगा। तो इसके बाद हम थोड़ा सा समाज पे और प्रकाश डालते हैं। नारी की स्थिति, नारी, स्त्री। तो ऐसा विद्वानों का मानना है कि जो स्त्री समाज था वह भी आर्थिक गतिविधियों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। तो स्त्रियां मुख्यतः कताई बनाई का काम करती थी, कताई, धागा कताई का काम करती थी बड़े पैमाने पर। वहां से तकलियां पाई गई हैं और धागा बुनने के और भी चीजें पाई गई हैं। तो स्त्रियां कताई का काम करती थी और मिट्टी को, जो मृदभांड बनाए गए हैं, मिट्टी लाना या उसको मिट्टी को उसको गूंथ के अच्छी तरह मिट्टी मृदभांड बनाने के लिए तैयार करना, इस तरह के और भी आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं के काम देखे जाते हैं। स्त्रियों की और भी स्थिति के बारे में यह है कि उनको बहुत सारी जो छोटी छोटी वो टेराकोटा की जो मूर्तियां मिली, जो मिट्टी को बना के पकाई जाती हैं, वो भी बहुत बड़े पैमाने पर मिली हैं। और इसी वजह से कुछ लोगों, विद्वानों का यह भी कहना है कि जो हड़प्पाई समाज था वो मातृसत्तात्मक समाज था। तो स्त्री की बात हो जाती है, तो यह उसका हड़प्पाई समाज था। और आप देख रहे हैं कि बहुत बड़े और समाज में आर्थिक विविधता भी बहुत ज्यादा दिखाई देगी। ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, 2-3 लोग जो होते हैं या 4-5 लोग होते हैं, 1-2 परिवार होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं। उसके अलावा सभी एक लगभग एक समान स्थिति के होते हैं। लेकिन बड़ा परिवार हो, ताकत जिसके पास ज्यादा संसाधन हो या छोटा हो, वो जनरली कृषि क्रियाओं से जुड़े होते हैं। लेकिन जब आप शहर में आते हैं तो शहर में क्या देखते हैं, किसी की आय 10,000 रुपए है, किसी की 20,000 रुपए है, किसी की 50,000 है, किसी की 1 लाख है, किसी की 1 करोड़ है। तो बहुत सारे आर्थिक क्या है स्तर पाए जाते हैं, बहुत सारी विविधता हुआ करती है। तो वह सब समाज में आर्थिक विविधता बड़े पैमाने पर दिखाई देती है। और यही आर्थिक विविधता को जानने के वो है, कब्रें जो मिली हैं उनमें अलग अलग तरह के क्या मिले हैं, वस्तुएं उनके साथ दफनाई गई हैं। अमीर के साथ कुछ ज्यादा वस्तुएं मिली हैं, ज्यादा अच्छे मृदभांड मिले हैं, गरीब के साथ बहुत कम मिले हैं। और भी बहुत सारी चीजें, जिससे ऐसे जो सामाजिक विषमता है वो उसका हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो अब आगे चलते हैं। अब हड़प्पाई समाज के बारे में अब हम चलते हैं राजनीति में। राजनीति में बहुत ज्यादा आपको विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। व्यवस्था या संरचना कह सकते हैं, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था। तो इसमें मैं एक स्लाइड बनवा दूंगा जिसमें विभिन्न विद्वानों ने जिस तरह के मत दिए हैं वो है। पुरोहितों को कहा गया है, जो मोहनजोदड़ो से जो पुजारी का जो धड़ प्राप्त हुआ है, जो पुजारी का जो धड़ प्राप्त हुआ है, जिसमें 3 पत्तों वाला एक फूल वाली वो शॉल पहने हुए है, उसमें माथे पे कुछ टीका टाइप का लगा हुआ है और वो उसकी दाढ़ी बहुत अच्छी तरीके सलीके से बनाई गई है, वह जो दिखाई देता है उसको पुरोहित सम्राट, पुरोहित राजा, इस तरह के शब्दों से प्रयोग किया गया है, महत्वपूर्ण है। तो ये है सबसे स्टुअर्ट पिगट और ए एल वॉशम, इन्होंने कहा है पुरोहित। पुरोहितों का शासन वहां पे चलता था, लेकिन इस तरह की कोई विशेष संरचना नहीं पाई गई है जो है सिद्ध कर सके कि धार्मिक वहां कार्य होते थे और वहां पुरोहित निवास करते थे। तो इस वजह से इसको आगे बात बढ़ जाती है। बीबी लाल